नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों और साथ ही संबंधित अधिकारियों के साथ चिरायु योजना और आयुष्मान कार्डों की जो प्रगति है इसकी रिपोर्ट को लेकर समीक्षा बैठक की है और आयुष्मान कार्ड बनाने का काम जल्द से जल्द पूरा करने के जो निर्देश हैं वो अधिकारियों को दिए गए हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बीमारियां भी बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार ने राज्य के लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चिरायु योजना की शुरुआत की, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के नागरिक भी अपना इलाज अच्छे अस्पतालों में करवा पाएं। इस योजना के जरिए राज्य के गरीब और बेसहारा परिवारों को उनके स्वास्थ्य से जुड़ी सभी जरूरी देखरेख, दवाइयां, टेस्ट आदि की सुविधा दी जा रही है। अब राज्य के गरीब लोगों को भी अपना इलाज बड़े अस्पतालों में कराने के लिए किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। गरीब और बेसहारा परिवार के लोग अब आसानी से अपना इलाज पास के या फिर गांव शहर से बाहर के अस्पतालों में जाकर करा सकते हैं। आइए एक बार आपको बताते हैं कि चिरायु योजना है क्या। गरीबों के लिए हरियाणा चिरायु योजना वरदान साबित हो रही है और करीब 1.25 करोड़ हरियाणवियों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज इसके जरिए दिया जा रहा है। दिव्यांग भी हरियाणा चिरायु योजना में शामिल किए गए हैं। 1500 बीमारियों का 715 अस्पतालों के जरिए इलाज हो पा रहा है। 1,80,000 सालाना आय वाले परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं। योजना के दायरे में हरियाणा की 50% जनता आती है। इस संबंध में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्चुअली प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों और संबंधित अधिकारियों के साथ चिरायु योजना और आयुष्मान कार्डों की प्रगति रिपोर्ट को लेकर समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि हमारे प्रदेश की चिरायु योजना की देश भर में चर्चा है, इसलिए हर जिले में सभी पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाने का काम जल्द से जल्द पूरा करें। सीएम ने कहा कि निरोगी हरियाणा के तहत हम सब लोगों ने मिलकर सुखी समाज को आगे बढ़ाते हुए जनता की भलाई के लिए उनके संरक्षक के रूप में कार्य करना है। सीएम ने आगे कहा कि जब तक कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक नागरिकों को जागरूक करने के लिए उनके मोबाइल पर बार बार SMS भेजें। इसके अलावा वॉइस कॉल के जरिए भी सूचित करें। आपको बता दें, चिरायु योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा परिवारों को देने के लिए सरकार ने BPL की सालाना आय सीमा को 1,80,000 रुपए तक आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाया है, जिसकी पूरे देश भर में चर्चा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार पहले भी कहते रहे हैं कि हरियाणा चिरायु योजना के जरिए लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा और गरीबी के कारण इलाज के अभाव से किसी गरीब की जान नहीं जाएगी। जिस दिन से जिसको कार्ड मिलता है उस दिन उसकी योग्यता उसमें बन जाती है कि 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उसका हो गया। स्वास्थ्य बीमा में जब भी जितनी आवश्यकता पड़ती है उतना ही उस गरीब परिवार को उसको सहायता मिलती है। अभी तक क्या देखने में आता है कि परिवार में जो भी कोई हमारा प्यारा है, आखिर परिवार का सदस्य सबको प्यारा होता है। कभी भी कोई गंभीर बीमारी या कोई चोट या किसी प्रकार का कोई ऑपरेशन जब वो कराने की बारी आती है तो हमेशा एक उसके सामने डॉक्टर के द्वारा चिट्ठा पकड़ा दिया जाता या इलाज कराने जाता, उसको पता ही नहीं लगता कि कितना खर्च इस पर आएगा कितना नहीं। अब एक मरीज अस्पताल के बेड पर चला गया है, अब वो बिना इलाज कराए वापस भी लाना उसके लिए संभव नहीं है। मन में उसके एक भावना भी है
कि इसका इलाज होना चाहिए, कैसे भी होना चाहिए। सहायता कभी कभी कहां थोड़ी बहुत होती है, कभी सीएम रिलीफ फंड में से कुछ मिल गया, कभी डीसी ने कुछ करा दिया, कभी किसी संस्था ने करा दिया, कभी अस्पताल वाले ने थोड़ा छोड़ दिया, लेकिन सबको लाभ मिलता नहीं है। और बहुत परिवार तो उस खर्च के लिए कर्ज ले लेते हैं, अपनी छोटी मोटी संपत्ति बेच देते हैं, लोगों की नौकरियां तक छूट जाती हैं। ऐसी समस्याएं गरीब परिवार के सामने बहुत देखने को मिलती हैं, और जब वो देखने को मिलती है तब मन में वेदना होती है। जो भी कोई व्यक्ति जिसका समाज के प्रति संवेदना है, मन में थोड़ी भी, ऐसे संवेदनशील व्यक्ति को पीड़ा होती है। अब ये पीड़ा नरेंद्र मोदी जी ने समझी थी, तो उन्होंने करोड़ों परिवारों को उस समय कार्ड दिए, लेकिन जहां कमी महसूस हो रही है उसमें हमने प्रदेश के नाते से इस कमी को पूरा करने के लिए इस योजना को, इसका विस्तार किया है। और इस विस्तार के अंदर इस योजना का जो नाम रखा है हमने, वो भी चिरायु हरियाणा। इस योजना का नाम चिरायु हरियाणा, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ अंत्योदय यूनिट्स। नाम भले अंग्रेजी का है, लेकिन उसकी हिंदी निकाली है चिरायु। तो ऐसी इस योजना का लाभ अब 9 लाख की बजाय 28 लाख परिवारों को मिलेगा। ये भी ठीक है, केंद्र सरकार की ओर से जो निश्चित लाभ पहले से हमको इसमें रिइंबर्समेंट हो रही है 60% की, वो तो उतनी होगी। शेष खर्च हरियाणा सरकार अपनी ओर से करेगा, लगभग 500 करोड़ रुपया साल का इसमें हमारा अलग खर्च होगा। लेकिन इसमें कठिनाई नहीं है। मुझे मानेसर के, गुरुग्राम के लोगों से इस बात को साझा करते हुए कहीं कोई आपत्ति नहीं है कि हरियाणा सरकार आज आर्थिक दृष्टि से बाकी जितने बड़े प्रदेश हैं उन सब प्रदेशों में आज नंबर 1 स्थान के ऊपर है। हमारा राजस्व भी पर्याप्त है, हमारे खर्चे भी उस हिसाब से होते हैं, हमारे पर कैपिटा इनकम वो भी देश के बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा है। इसलिए हम उसी नाते से लोगों को सहायता का दायरा भी अपना बढ़ा सकते हैं। हमने जितने लाभ दिए हैं वो सबसे ज्यादा लाभ हमारे हरियाणा में होते हैं। बल्कि एक समस्या आ गई है, आसपास के जो प्रदेशों के बॉर्डर जिलों के लोग हैं वो लाभ अपने प्रदेशों में ना उठा करके हमारे प्रदेश में आके उठाते हैं। जैसे ओल्ड एज पेंशन हरियाणा में 2,500 रुपया महीना किसी प्रदेश में नहीं है। हमारे पड़ोसी प्रदेशों में, चाहे वो पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, किसी में भी इस प्रकार का लाभ नहीं है। लेकिन हमें थोड़ा उसको चेक करना है कि हरियाणा सरकार की जिम्मेवारी केवल हरियाणा की जनता है। तो हमने ये परिवार पहचान पत्र बनाया। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हमको तय हो कि जो हरियाणा का निवासी है, हरियाणा का नागरिक, उसको सारे लाभ मिलेंगे। बाहर का व्यक्ति गलत ढंग से लाभ उठाएगा तो उसका नुकसान भी हमारे यहाँ की गरीब जनता को होगा। तो इस नाते से इस योजना पर हमने काम करना जो शुरू किया है। हरियाणा में लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए मनोहर सरकार लगातार प्रयासरत है। करीब 2.5 करोड़ की आबादी वाली हरियाणा प्रदेश में आधी आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, यानी उनकी सालाना आय 1,80,000 रुपए या उससे बहुत कम है। ऐसे लोगों के लिए किसी भी सरकारी अथवा निजी अस्पताल में बढ़िया इलाज कराना एक सपना मात्र है। गरीबों के इसी सपने को सरकार ने साकार करने का काम किया है। तो हरियाणा के समग्र विकास के लिए सीएम मनोहर लाल लगातार नई रणनीतियों के तहत काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला उपायुक्तों के साथ बैठक की। गांव के विकास कार्यों में कोई बाधा ना है, इसे लेकर सभी जिला उपायुक्तों को उन्होंने निर्देश दिए हैं। हरियाणा के विकास के लिए सीएम मनोहर लाल की सरकार लगातार प्रयासरत है और ये प्रयास धरातल पर भी नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में गांवों के विकास के लिए सीएम मनोहर लाल ने अब नई रणनीति बना ली है। विकास कार्यों में कोई बाधा न आए, इसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने
जिला उपायुक्तों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। सीएम ने निर्देश जारी करते हुए साफ किया कि ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज दोनों अलग अलग हैं। सीएम ने हरियाणा निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला उपायुक्तों के साथ बैठक भी की। बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी करते हुए कहा, जिन पूर्व सरपंचों ने अब तक पंचायत का रिकॉर्ड जमा नहीं करवाया है, उनसे तुरंत रिकॉर्ड लेकर नवनिर्वाचित सरपंचों को सौंपने का कार्य करें, ताकि गांवों के विकास कार्यों में कोई बाधा न आए। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के साथ ग्राम संरक्षक योजना के तहत सौंपी गई शिवधाम नवीनीकरण योजना, पार्क और व्यायामशाला, आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी की समीक्षा भी की गई। सरकार के नाते से जिम्मेवारी का एक भाव रखते हैं और इस जिम्मेवारी के नाते हम समाज के साथ अधिक से अधिक अपना संबंध बना सकें, इस योजना के अंतर्गत ग्राम संरक्षक की योजना बनाई गई है। पिछले महीने तक मुझे ये आपको सूचना देनी है कि 6000 में से मात्र 1300 लोगों ने ही अपनी रिपोर्टिंग की है। ये रिपोर्टिंग करना भी आवश्यक है ताकि हम विभाग को उन चीज़ों को बता सकें कि इन चीज़ों को ठीक करना है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारा काम केवल जाके देखभाल करना है, उसका रिव्यू करना है, उसकी जांच करनी है और रिपोर्टिंग करनी है। इसके बाद आगे के कोई भी काम जो हैं वो विभागों के जिम्मे रहेंगे। गांवों के विकास पर चर्चा करते हुए सीएम मनोहर लाल ने ये सुनिश्चित किया कि गांवों के विकास की जिम्मेदारी ग्रामीण विकास विभाग की होती है, न कि पंचायती राज की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सरपंचों, ब्लॉक समिति या जिला परिषद के चेयरमैनों को डीडीओ की शक्तियां दी हैं। गांव के विकास कार्यों में पारदर्शिता के लिए सरकार द्वारा जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी, जिससे प्रशासनिक, तकनीकी, स्वीकृति, टेंडर, वर्क ऑर्डर और अदायगी संबंधी सभी बारीकियों की जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ग्राम सचिव भी ग्रामीणों को इस बारे में जागरूक करें। पहले चरण में प्रदेश भर में 1000 पार्क और व्यायामशालाएं बनाई जा रही हैं। ज्यादातर गांवों में पार्क और व्यायामशालाएं बनाने का कार्य पूरा भी हो चुका है। जिन गांवों में अभी व्यायामशालाएं और पार्क नहीं बने हैं, उस बारे में जिला उपायुक्त सरकार को अतिशीघ्र रिपोर्ट भेजे कि किन किन गांवों में पंचायतों की 2 एकड़ भूमि उपलब्ध है, ताकि वहां पर पार्क और व्यायामशालाएं खोली जाएं। अभी हाल में इनके लिए 600 से अधिक योग सहायक भी लगाए गए हैं। आपको अभी अभी कोई योग सहायक के लिए मैसेज मिला है? हाँ, कहाँ रहते हैं आप? रायपुरानी। हाँ, तो वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगे है, तो आप सुबह शाम सबको सिखाएंगे ना? हाँ, कौन से गांव के रहने वाले हैं? गैली गांव। तो योग सहायक आप बने कि नहीं? अभी बन गए? आपकी सिलेक्शन हो गई है। गांव में जाके एक क्लास लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, या मिक्स भी करना तो मिक्स करें। सुबह शाम दोनों जगह उनको योग सिखाना, ठीक है ना? और दिन में और तरह के जो व्यायाम है उनको वो सिखाने। चलिए, बहुत बधाई। आपको थोड़ी देर पहले मैसेज आ गया ना? अभी 266 नए लोगों को इस चीज में मैसेज भेजा आपने, और अब आपने सवेरे से लेके और शाम तक पूरा अच्छा लोगों का स्वास्थ्य रखने के लिए उनके योगासन, बाकी सारी चीजें बतानी सिखानी। चलिए। वहीं उपायुक्तों को सीएम ने निर्देश दिए कि शिवराम नवीनीकरण योजना के तहत करवाए जाने वाले कार्यों को तत्काल पूरा करवाएं और जो काम अधूरे पड़े हैं उनके लिए अतिरिक्त बजट की मांग लिखित में भिजवाएं। लगातार मनोहर सरकार हरियाणा के विकास के लिए प्रयास कर रही है। इसके साथ ही गांवों के विकास पर सीएम खासा ध्यान दे रहे हैं और नई रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। गांवों के विकास के लिए मनोहर सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम वाकई सराहनीय हैं। और हरियाणा में युवाओं को रोजगार देने का काम केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार किया जा रहा है। देश भर में आपको बता दें, प्रधानमंत्री रोजगार मेले के जरिए युवाओं को रोजगार देने का काम चल रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम के सीआरपीएफ कैंप में प्रधानमंत्री रोजगार मेले के अंतर्गत इनकम टैक्स विभाग की तरफ से गुरुग्राम में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें 150 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए।
युवाओं को रोजगार देने के मकसद से प्रधानमंत्री रोजगार मेले की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत लगातार युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। आज पूरे देश भर में करीब 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। देश भर में करीब 45 जगहों पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में हरियाणा के गुरुग्राम और पंचकूला में भी रोजगार मेला लगाया गया। गुरुग्राम के सीआरपीएफ कैंप में इनकम टैक्स विभाग द्वारा मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में करीब 150 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने शिरकत की और युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। यहाँ गुड़गांव के अंदर सीआरपीएफ कैंपस के अंदर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इनकम टैक्स के अफसरान भी आए हुए हैं और जो रोज़गार प्राप्त किए हैं वो लोग भी उपस्थित हुए हैं। तो गुड़गांव हरियाणा का सबसे समृद्ध शहर है, ज़िला है। और अभी मैं बात कर रहा था इनकम टैक्स वालों से कि कुल मिलाकर के जो हरियाणा के टैक्स देने वाले व्यक्ति हैं उनकी 65% संख्या गुड़गांव के अंदर रहती है। तो अगर 50 करोड़ रुपया गुड़गांव अकेले से राजस्व जाता है, इनकम टैक्स जाता है भारत सरकार को, तो कुल हरियाणा से सिर्फ 55 करोड़ जाता है। तो 55 करोड़ हरियाणा का और 40 करोड़ के करीब हमारे इस गुड़गांव अकेले का जाता है। तो आज के दिन इस जगह के ऊपर ये रोज़गार मेला मेरे ख्याल से दुरुस्त लगा है और आने वाले समय के अंदर गुड़गांव भी उभर करके आएगा और आने वाले समय के अंदर गुड़गांव के जो बाशिंदे हैं, हरियाणा के जो बाशिंदे हैं, वो देश के ऊपर भी छा करके रहेंगे। प्रधानमंत्री रोजगार मेले के अंतर्गत तीसरा रोजगार मेला लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं को तमाम सरकारी विभागों में नियुक्ति पत्र दिए गए। आपको बता दें कि गुरुग्राम में लगाए गए इस रोजगार मेले में इनकम टैक्स विभाग और डाक खाने में सभी युवाओं की नियुक्ति की गई है। देश भर में चयनित युवाओं को भारत सरकार के तहत जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, टेक्नीशियन, निरीक्षक, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, ग्रामीण डाक सेवक, आयकर निरीक्षक, शिक्षक, नर्स, डॉक्टर, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, पीए, एमटीएस जैसे विभिन्न पदों पर तैनाती दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त भर्ती के लिए लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने सरकारी विभागों और संगठनों में नए भर्ती हुए लोगों के साथ बातचीत भी की। वहीं गुरुग्राम में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सभी युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। साल 2023 का पहला रोजगार मेला है। 2023 की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई है। ये उन 71,000 परिवारों के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आया है, जिनके सदस्य को सरकारी सेवा करने का अवसर मिला है। मैं सभी युवाओं और उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये आयोजन सिर्फ सफल उम्मीदवारों में ही नहीं, बल्कि करोड़ों परिवारों में आशा की नई किरण का संचार करेगा। आने वाले दिनों में लाखों और परिवारों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति मिलने वाली है। केंद्र सरकार के साथ ही एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में भी लगातार रोजगार मेले का सिलसिला चल रहा है। रोजगार के मुद्दे को लेकर लगातार सरकार सार्थक प्रयास कर रही है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये साल 2023 का पहला रोजगार मेला है। इस साल की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई है। मैं सभी युवाओं और उनके परिवारों को बहुत बधाई देता हूं और आने वाले दिनों में लाखों और परिवारों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति मिलने वाली है। कल तक जिन युवाओं को बेरोजगारी की चिंता सता रही थी, आज उन्हीं युवाओं के दिलों में सरकार ने एक नई उम्मीद जगा दी है।
सरकार के इस सार्थक प्रयास से युवाओं को रोजगार तो मिला ही है, साथ ही युवा सरकार के इस कदम की सराहना भी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में सरकार के इन प्रयासों के बाद देश के हर युवक के पास रोजगार होगा। और फरीदाबाद पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में एक अहम कदम उठाया है। फरीदाबाद पुलिस द्वारा रात्रि के समय में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इसके लिए एक पहल की है। उन्होंने आपको बताया भी है कि किसी भी स्थिति में दिन या रात में अगर कोई महिला अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है तो हेल्पलाइन नंबर पर फोन कर सकती है। पुलिस उससे सहायता देने के लिए पहुंचेगी और साथ ही पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचेगी और रात में अगर किसी वजह से उसको कोई वाहन नहीं मिल रहा है तो फिर उस महिला को घर तक भी पहुंचाया जाएगा। हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा के लिए मनोहर सरकार की तरफ से कई सराहनीय कदम उठाए गए, चाहे वो महिला थाने हों या फिर महिलाओं के लिए अलग से पिंक ऑटो या बस सेवा। साथ ही प्रशासन की तरफ से भी समय समय पर जागरूकता अभियान के साथ ही महिला सुरक्षा के संबंध में कदम उठाए जाते रहे हैं। ऐसे में फरीदाबाद पुलिस की तरफ से भी एक बड़ी पहल की शुरुआत की गई। फरीदाबाद पुलिस की सराहनीय पहल, महिला सुरक्षा के संबंध में पुलिस की सराहनीय पहल। रात्रि में साधन न मिलने पर महिलाओं को घर पहुंचाएगी पुलिस। उक्त सुविधा लेने के लिए नंबर भी किए गए जारी। फरीदाबाद के पुलिस कंट्रोल रूम नंबर पर महिलाएं कर सकती हैं संपर्क 99150000 और 0129222720 7290010000 पर कॉल करके ले सकती है मदद। पुलिस आयुक्त विकास अरोड़ा महिला सुरक्षा के संबंध में उन्होंने एक सराहनीय पहल की शुरुआत की। महिला सुरक्षा के संबंध में ये एक अहम कदम है, जिसके माध्यम से फरीदाबाद पुलिस द्वारा रात्रि के समय महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने ये बताया कि महिलाओं की सुरक्षा फरीदाबाद पुलिस की प्राथमिकता है, जिसमें महिला विरुद्ध अपराध में शामिल अपराधियों की धरपकड़ करने के साथ साथ अपराध घटित होने से पहले इस दिशा में कार्य करके अपराध को घटित होने से रोका जा सकेगा। इसी क्रम में पुलिस आयुक्त ने सराहनीय कदम उठाते हुए रात्रि के समय किसी कारणवश रास्ते में अटकी व असुरक्षित महसूस कर रही महिलाओं की सुरक्षा के लिए 3 नंबर जारी किए हैं। कई बार रात्रि के समय कामकाजी या दूसरे शहरों से फरीदाबाद आई महिलाएं या युवतियां परिवहन का साधन न मिलने के कारण रास्ते में अकेले खड़ी रहती हैं और अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। ये महिलाएं उक्त दिए गए नंबर पर संपर्क करके पुलिस की मदद ले सकती हैं। सूचना मिलने पर महिला के आसपास गश्त कर रही पीसीआर या ईआरबी टीम महिला को अपनी गाड़ी में बैठाकर उसके घर तक सुरक्षित छोड़कर आएगी। पुलिस प्रवक्ता ने ये बताया कि इस पहल की वजह से रात्रि के समय महिलाओं के साथ घटित होने वाली आपराधिक वारदातों पर अंकुश लगेगा और महिलाएं भी सुरक्षित महसूस करेंगी। उक्त दिए गए नंबर 24 घंटे एक्टिव रहते हैं और महिलाएं उक्त 3 नंबर में से किसी भी एक पर संपर्क करके मदद ले सकती हैं। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद पुलिस हमेशा से महिला सुरक्षा के संबंध में प्रयासरत रहती है और आगे भी इसी प्रकार अपने प्रयास जारी रखकर शहर वासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। महिला की सुरक्षा हमेशा फरीदाबाद पुलिस की प्राथमिकता रही है और इस संबंध में पुलिस आयुक्त श्री विकास कुमार अरोड़ा ने महिलाओं की सुरक्षा में एक और सराहनीय कदम लेते हुए एक नई सर्विस शुरू की है। जो कामकाजी महिलाएं हैं या कोई अन्य महिला जो रात को देर रात अपने घर पहुंचने में असमर्थ महसूस करती है या घर पहुंचने में परेशानी का सामना कर रही है, ऐसे में वो महिला फरीदाबाद के पुलिस कंट्रोल रूम पर कॉल करके और पुलिस सहायता ले सकती है, जिसके नंबर है फरीदाबाद पुलिस कंट्रोल रूम के 9999150000। एक लैंडलाइन नंबर है 0129222720।
इन पे कॉल करके और वो घर पहुंचने के लिए सहायता ले सकती हैं। फरीदाबाद कंट्रोल रूम जहाँ पे वो महिला है, सड़क पे, बस अड्डे पे या जहाँ पे भी लग रहा है उसको, वहाँ पे PCR ERV गाड़ी आएगी और उस महिला को सुरक्षित उसके घर पे छोड़ेगी। इससे महिलाओं की सुरक्षा में इजाफा होगा। देर रात को जिस तरह की घटनाएं होती हैं तो उससे बचाव होगा और महिला सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है फरीदाबाद पुलिस की, जिसमें क्राइम कंट्रोल करने में भी काफ़ी सहयोग मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। महिलाओं के प्रति अपराध पर लगाम लगाने के लिए बड़े कदम शासन प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा हमेशा से ही सरकार की प्राथमिकता रही है और दूसरी ओर पुलिस की प्राथमिकता भय मुक्त माहौल पैदा करना है। इसी कड़ी में फरीदाबाद पुलिस की ये पहल वाकई काबिले तारीफ है। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।